हाँ जी, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है रेवेन्यू एंड मार्केट। वापस रिपीट कीजिए आप, रेवेन्यू एंड मार्केट। तो रेवेन्यू एंड मार्केट वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इस चैप्टर में हंसी ठिठोला बहुत होता रहता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। लेकिन शुरू करने से पहले मैं इतना बता दूं कि हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है। 2 क्लास लगेगा हमको ये खत्म करने में। इसके बाद हम सीधा फर्स्ट चैप्टर में मूव करेगा। फर्स्ट चैप्टर हम नहीं करा है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। क्यों नहीं करा है? बिकॉज वो बहुत ज्यादा इजी है। इजी चीज मैं बाद में कराता हूं, टफ चीज पहले कराता हूं। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर 1 क्लास लगेगा हमको करवाने में, और रेवेन्यू एंड मार्केट वाला चैप्टर 2 क्लास लगेगा। तो 3 क्लास में हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स सिलेबस खल्लास खत्म। और 25 और 26 जनवरी डेट को मार्क कर लो। 25 और 26 जनवरी हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का मैराथन करने वाले हैं। जितना भी हमने आज तक पढ़ा इकोनॉमिक्स में, सबको एक जगह हम लोग समेट के मैराथन करेंगे। इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसीलिए सारे के सारे लेक्चर्स 25 जनवरी या 26 जनवरी से पहले देख लो, बिकॉज वो मैराथन होने वाला है लाइव, और उसी समय अटेंड करना पड़ेगा, वरना पूरा का पूरा मैराथन गया तुम्हारा। ठीक है? वो देख के अटेंड करना, 25 और 26 जनवरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रेवेन्यू एंड मार्केट। और अगर भाई इंस्टाग्राम में तुम लोग फॉलो नहीं किए हो तो क्या किए हो? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तो ऐसे ही फॉलो कर देते हो। जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है बंदा, उसको तुम फॉलो नहीं करोगे। इंस्टाग्राम में फटाफट से फॉलो करो मुझे, फटाफट से, जल्दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का चैप्टर रेवेन्यू एंड मार्केट स्टार्ट करने। रेवेन्यू स्टार्ट करने से पहले मैं मार्केट समझाना चाहता हूं तुम्हें। आ जाओ, और कॉपी और पेन साथ में रहने चाहिए। सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन बनेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन के भी हैंड रिटन बनाए थे, कॉस्ट फंक्शन के भी हैंड रिटन बनाएंगे, और रेवेन्यू एंड मार्केट के भी हैंड रिटन ही बनाने वाला हूं। चलो लिखो मीनिंग ऑफ मार्केट। फर्स्ट लिखो मीनिंग ऑफ मार्केट। एक बात बताओ, मार्केट से तुम लोग क्या समझते हो? भैया मार्केट मतलब हो गया बाजार, और जो बाजार में हमें फल फूल सब्जी ये सब मिलता है, उसी जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। बिल्कुल तुमने सही बोला है। जहां पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स मिलते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। और विभिन्न विभिन्न तरह के, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट तुमको चाहिए जहां पे मिलता है, उस जगह को तुम क्या बोलते हो? मार्केट। क्लियर है कि नहीं बताओ? इसी को आप इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। 2 मार्क्स का डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, देखो ऐसे करके लिखते हैं। मार्केट, मार्केट कैन बी डिफाइंड एज, market can be defined as all those buyers and sellers, buyers and sellers of a goods or service, of a goods or service that influences the price, that influences the price। ठीक है? मार्केट वो एक स्थान है, मार्केट वो एक जगह है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों मिलते हैं, और बायर्स खरीदता है, सेलर बेचता है, और दोनों मिलके एक प्राइस को डिसाइड करके इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है ना? सेलर जो दाम में बेचेगा, बायर जो दाम में खरीदेगा, उसी प्राइस में सब खरीदेंगे ना, उसी प्राइस में मार्केट इन्फ्लुएंस होगा ना। सिंपल सा बात है। तो मार्केट का डेफिनेशन तुमने लिख लिया, मीनिंग ऑफ मार्केट लिख लिया। व्हाट इज मार्केट बोल देगा एग्जाम में, क्वेश्चन देगा। अच्छा, इसके बाद वाला टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को कितने तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाफट से लिखिए क्लासिफिकेशन। यहीं पे याद भी हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? लिखते लिखते याद हो जाएगा, इसीलिए लिखवा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। बाबू देखो, मार्केट को ना बहुत तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस तरह से? एरिया के हिसाब से। मान लो लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, रीजनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के हिसाब से मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से मार्केट को मतलब कि ये कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, रेगुलेशन के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से, बहुत तरह से हम लोग मार्केट को ना क्लासिफाई कर सकते हैं। वही चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, वही चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, लिखेंगे भी साथ में। आइए लिखते हैं और धीरे धीरे करके समझते हैं और हद से गुजर जाते हैं। चलिए, इन लिखिए, इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स जनरली, in economics generally the classification is made on the basis of यहां पे लिखिए धीरे धीरे करके, एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट रेगुलेशन। ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग अगर नहीं लिख रहे हो तो क्या कर सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, और नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इन सारे मतलब चीजों में, इन सारे बेसिस में तुम कर सकते हो, एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशंस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अब एक एक करके एलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे एक एक करके। सबसे पहले एरिया के हिसाब से तुम कैसे करके क्लासिफाई कर सकते हो। एरिया बहुत तरह के होते हैं, यहां पे लिखो लोकल मार्केट, फर्स्ट लिखो लोकल मार्केट, लोकल मार्केट, मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लोकल मार्केट को कैसे क्लासिफाई करें, क्या क्या मिलता है लोकल मार्केट में। आइए लिखिए, मार्केट्स फॉर, मार्केट्स, मार्केट्स फॉर पेरिशेबल गुड्स, लाइक जहां पे सब्जी मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, वो सब सारे मार्केट को लोकल मार्केट बोलते हैं। जहां पे पेरिशेबल गुड्स मिलता है, यानी कि खराब हो जाने वाला गुड्स मिलता है, जिसको 2 दिन आप रख दिए तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको लोकल मार्केट बोलते हैं, और वो लोकल मार्केट में ही मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स आर लोकल मार्केट, आर लोकल मार्केट। ठीक है, ये सब सारे मार्केट को क्या बुलाया जाता है, लोकल मार्केट। उसके बाद रीजनल मार्केट किसको बोला जाता है, जहां पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स मिलता है, क्लोथ्स, अम्ब्रेला, क्लोथ्स, अम्ब्रेला, ऐसे ऐसे गुड्स को बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जहां पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं उसको बोला जाता है रीजनल मार्केट। ठीक है, क्लियर है। चलिए लिखिए, इसका भी लिखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जनरली, जनरली कमांड ए रीजनेबल मार्केट, कमांड ए रीजनल मार्केट। एग्जाम्पल, क्लोथ्स, अम्ब्रेला। अगर आपको सेमी ड्यूरेबल गुड्स चाहिए जो कि 1 साल 2 साल चलता है, उसके लिए आप रीजनल मार्केट में जाइए।
नेशनल मार्केट किसको बोलते हैं भैया? जहां पे ड्यूरेबल गुड्स मिलता है, टीवी, एसी, कार। लिखिए, इन दिस, नेशनल मार्केट का लिख रहे हैं, इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स, एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स आर एक्सचेंज्ड, आर एक्सचेंज्ड। एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल, टीवी, एसी, कार। टीवी, एसी, कार, मतलब जहां पे लग्जरियस कमोडिटी मिलता है, जहां पे ड्यूरेबल कमोडिटी मिलता है, वो मार्केट को क्या बोलते हैं? वो मार्केट को नेशनल मार्केट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? इंटरनेशनल मार्केट, जब तुम्हें गोल्ड, सिल्वर या तो कोई प्रीसियस डायमंड में डील करना होता है, तब नॉर्मली क्या करते हो? दूसरे दूसरे जगह जाके लाते हो ना, दुबई उबई जाके, है कि नहीं बताओ? तो इसको इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट को डिफाइन कर दीजिए आप ऐसे करके। तो जो लोग भी आलस कर रहे हैं उनके साथ खुद सीयू आलस करने वाला है मार्क्स देने में, प्लीज ऐसा मत कीजिए। फटाफट से मेरे साथ लिखिए बाबू, एग्जाम है आपका। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखिए, प्रीसियस कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आर ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट, आर ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, लिखिए फटाफट से। लिखिए फटाफट से, ये कॉपी में अपने बहुत अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग से लिखिए। ठीक है सर, आपका हैंडराइटिंग कैसा है? मेरा हैंडराइटिंग छोड़ो ना, मैं तो पास हो चुका, तुम अभी नहीं हुए ना। आ जाओ, लिखते हैं नेक्स्ट। मार्केट्स को आज कोई भी हालत में हम लोग खत्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से तो पढ़ लिए, क्या क्या था? लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, याद भी करवा दिए, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड मार्केट। देखिए, टाइम पीरियड मार्केट, इसका भी 4 कॉलम बनाइए ऐसे करके, चार्ट फॉर्म में करेंगे इसको भी। सबसे पहले लिखिए वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इसके बाद लिखिए शॉर्ट, इसके बाद लिखिए लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ठीक है, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स के फॉर्म में दे दे रहे हैं, इसको याद करने में आपको इजी पड़ेगा। घर में जो याद करोगे ना, बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, इसीलिए चार्ट फॉर्म में लिखवा दे रहे हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहले वेरी शॉर्ट का लिखिए, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ मार्केट, दैट टाइप ऑफ मार्केट, it refers to that type of market in which the, in which the, in which the एक मिनट, ये commodities are perishable, are perishable। जो मार्केट में सामान खराब हो जाने का रिस्क होता है, जो मार्केट में जल्दी जल्दी से सामान बेच दिया जाता है कि सामान मेरा खराब ना हो जाए, जिस सामान को आप स्टॉक में नहीं रख सकते 6 महीने 1 साल के लिए, जो सामान को आपको अर्जेंट में सेल करना पड़ता है, वो कहां पे होता है? वेरी शॉर्ट मार्केट में, वेरी शॉर्ट मार्केट में होता है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच द कमोडिटीज आर पेरिसेबल एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज cannot be changed,
मतलब वेरी शॉर्ट मार्केट किसको बोलते हैं? अगर कोई भी मार्केट में एक ऐसा कमोडिटी है जो बहुत पेरिसेबल नेचर का है, 2-3 दिन रखेंगे उसको तो खराब हो जाएगा, तो इस मार्केट में ना कभी भी सप्लाई चेंज नहीं करता है प्रोड्यूसर, कांस्टेंट सप्लाई करना पड़ता है, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको नुकसान हो। बिकॉज अगर वो सप्लाई नहीं करेगा वो सब मतलब कि कमोडिटीज या गुड्स का, फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका गुड्स खराब हो जाएगा। तो उस मार्केट को क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट मार्केट, वेरी शॉर्ट मार्केट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट मार्केट। जैसे कि सब्जी हो गया, फ्रूट हो गया, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा ना, इसीलिए प्रोड्यूसर को टाइमली सप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद शॉर्ट पढ़ते हैं। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड इज ए पीरियड, is a period which is slightly longer than the very short period, the very short period, ठीक है। the supply of the output the supply of the supply of the output will be increased by increasing the employment of variable factor, by increasing the employment of वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसके बाद अब लॉन्ग मार्केट पढ़ते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? जो वेरी शॉर्ट पीरियड से बहुत ही ज्यादा स्लाइटली हायर रहता है। जैसे कि वेरी शॉर्ट में क्या हो गया? वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया। शॉर्ट में क्या हो गया? बिस्किट का पैकेट, मैगी का पैकेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट मार्केट। इसके बाद लॉन्ग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसके पास इनफ टाइम अवेलेबल रहता है, जो प्रोडक्ट के पास इनफ टाइम अवेलेबल रहता है, अगर वो 6 महीना 1 साल भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इट इंप्लाइज, लिखिए लॉन्ग पीरियड का, लिखिए इट इंप्लाइज दैट द टाइम अवेलेबल is adequate for altering the supplies altering the supplies by altering even the fixed factor of production, even the fixed factor of production मतलब कि लॉन्ग पीरियड में इतना टाइम रहता है कि वो अपने फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी ऑल्टर कर सकता है उस टाइम में, और उसके बाद वो चेंज कर सकता है अपने सप्लाई को, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में इतना शक्ति रहता है कि वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी, उसका जो रहता है फिक्स्ड फैक्टर्स को भी वो चेंज कर सकता है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं ना। लॉन्ग पीरियड में हम लोग फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने सप्लाई को ऑल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा चीज अभी सप्लाई करना है, कौन सा चीज नहीं सप्लाई करना है। अगर मुनाफा होने वाला है फ्यूचर में तो रख दो उसको गोडाउन में, क्या दरकार है इसको बेचने का, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मतलब जिस प्रोडक्ट को आप एक साल रोक सकते हो, जिस भी प्रोडक्ट को आप 1 साल रोक सकते हो, जैसे कि क्लासमेट का कॉपी मान लो, जैसे कि मान लो अलमारी है, फ्रिज है, उनको आप 1 साल रोक सकते हो, स्टॉक पे रख सकते हो, क्लियर है। अब वेरी लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं हम लोग, वेरी लॉन्ग पीरियड पढ़ते हैं।
वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब जो 5 साल तक रख सकते हो, 1 साल से लेके 5 साल तक जो चीज रख सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, चलिए। इट इज वेरी लॉन्ग, ओके, ऐसे लिखिए, 1 मिनट। पीरियड विच इज पीरियड विच इज सेक्युलर मूवमेंट, secular movement are recorded in certain factors, are recorded in certain factors over a period of time, over a period of time, over a period of time. The period is very long. The period is very long. ठीक है, तो जो पीरियड सेक्युलर रहता है, जहां पे आप बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, जहां पे आप प्रोडक्ट को पूरा का पूरा एकदम नया ला सकते हो। मान लीजिए कि पुराना प्रोडक्ट मतलब कि पड़ा हुआ है, उसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो वो चेंज करने का टाइम आपको वेरी लॉन्ग पीरियड देता है। अब जब चाहो तब आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका भी एक टाइम बाउंड है ना, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लंबा पीरियड है। ठीक है, आराम से सप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत मतलब कि बहुत बहुत प्रीशियस प्रीशियस गोल्ड्स डायमंड्स होते हैं, उसको अगर स्टॉक में रख भी दिया तो क्या दिक्कत है, बेचो 5 साल बाद भी। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पढ़ लिए, टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ लिए, अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से दो मार्केट होता है, याद रखना, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट वही है जहां पे तुम सेलर को सामान देने के लिए बोलते हो और वो इमीडिएटली तुमको दे देता है, वो स्पॉट मार्केट में होता है। मान लो तुम दुकान गए, दुकान जाके बोला एक मैगी देना, दे दिया और पैसे दे दिए तुम, बस वो स्पॉट मार्केट में होता है, इमीडिएटली वो तुमको प्रोडक्ट दे देगा। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, तुम पैसे दे के आते हो और वो बोलता है कि आप कल आ जाओ, कल आके लेके जाओ, तो वो फॉरवर्ड मार्केट में होता है। ठीक है, क्लियर है, समझा पाए? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, आराम से पढ़ते रहना इसको। देखो यहां पे लिखो स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, स्पॉट ट्रांजेक्शंस, स्पॉट मार्केट, सॉरी, स्पॉट मार्केट रेफर रेफर टू दोज मार्केट, स्पॉट मार्केट रेफर टू दोज मार्केट वेयर गुड्स, वेयर गुड्स आर ट्रांजैक्टेड, आर ट्रांजैक्टेड ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, जहां पे गुड्स का ट्रांजैक्शन स्पॉट पे ही हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है, ले एक हाथ पैसा ले, एक हाथ गुड्स ले, बस खत्म। चलो, फ्यूचर मार्केट क्या होगा, आप पैसे दे के जाओ भैया, कल आप प्रोडक्ट लेके जाना, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्यूचर मार्केट। ठीक है, क्या बोलूंगा, फ्यूचर मार्केट। चलिए लिखिए, इट इज, लिखिए पहले फ्यूचर मार्केट। बताओ, इतना अच्छा चार्ट्स तुमको 15,000 20,000 दे के भी मिलेगा कभी? इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में जो तुम जाके पढ़ते हो, पैसा बर्बाद करते हो, इतना अच्छा से हमको नहीं लगता कोई पढ़ाता होगा, फालतू का पैसा बर्बादी है। चलो लिखो, इट इज रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू दोस ट्रांजेक्शन which involves which involved
कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ए फ्यूचर डेट, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ए फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि सेलर हम लोग को बोलता है कि फ्यूचर में आके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके जाओ, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, आगे अब पढ़ेंगे हम लोग रेगुलेशन के बेसिस पे। रेगुलेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? रेगुलेशन के बेसिस पे। लिखो रेगुलेशन। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, एक क्या होता है रेगुलेटेड मार्केट, एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट। आज बाबू हम लोग मार्केट खत्म कर देंगे। ठीक है, अगले क्लास हम लोग रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, इसके बाद और भी हम लोग को परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब पढ़ना है। तो अगला क्लास हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ही वाइंड कर दे, लेकिन एक एडिशनल क्लास अगर लग भी गया तो क्या बोल सकते हैं, देखते हैं। चलिए रेगुलेटेड मार्केट को पढ़िए पहले। इन दिस मार्केट, देखिए इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शंस आर, ट्रांजैक्शन आर रेगुलेटेड। ये मार्केट में क्या होता है, ट्रांजैक्शन रेगुलेट किया जाता है किसी एक अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि सेबी। स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हो तब वो चीज रेगुलेट किया जा रहा है, कोई देख रहा है, कोई रेगुलेट कर रहा है उसको। ठीक है, रेगुलेटेड। सो एज टू पुट एन, so as to put an end to unfair practices, unfair practices। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है, इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड सो एज टू पुट एन एंड टू अनफेयर प्रैक्टिसेस, जिससे तुम्हारे पैसे का कोई दुरुपयोग ना कर पाए। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में जब तुम पैसे लगाते हो तब सेबी सारा कुछ रेगुलेट करता है, चेक होता है सब, सारा का सारा ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो एक बार, एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद लिखिए अनरेगुलेटेड मार्केट का लिखते हैं। आइए अनरेगुलेटेड मार्केट का लिखते हैं। लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट। ये एकदम फ्री मार्केट है। जैसे कि तुम सब्जी खरीदने जाते हो तब तुमको कोई क्या रेगुलेट करता है क्या? मान लो पानी का बोतल खरीदने गए, कोई क्या पूछताछ करने आता है, क्या खरीद रहे हो, कैसे खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, ये ऐसा सब नहीं पूछता है ना नॉर्मली। तो ये क्या कहां होता है बाबू, अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अनरेगुलेटेड मार्केट में होता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट। एज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन, एज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांजेक्शन, ऑन द ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको अनरेगुलेटेड मार्केट बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं बताओ? चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कर लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, याद रखना ये। चलो आ जाओ, मजा आ रहा है तुमको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ। आइए अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के रूप से समझते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ तो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के रूप से हम लोग मार्केट को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट। होलसेलर कौन होता है, जो बल्क में गुड्स बेचता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। रिटेलर कौन होता है, जो आपके शॉपकीपर है, सामने वाला शॉपकीपर है, छोटे छोटे लॉट्स में जो गुड्स बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटेलर। ठीक है, तो यहां पे पढ़िए, यहां पे लिखिए होलसेल मार्केट। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से एक होता है होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट।
ठीक है, होलसेल मार्केट को एक्सप्लेन कीजिए। द होलसेल मार्केट, द होलसेल मार्केट, अरे अपना चाचा काका को बोलते हुए सुनते हो ना कि चाचा अंकल मौसा फूफा, अरे होलसेल से ले लो ना, हम लोग को तो जगराता करना है, हम लोग को तो भंडारा करना है, होलसेल से ले लो। तो वही होलसेल मार्केट मतलब बल्क में सामान तुम ले लो, रिटेल मार्केट में जाओगे तो ठगा जाओगे। वो लोग का कहने का मतलब ये है, जब शादी होता है हम लोगों का घर में, तब क्या करते हैं, होलसेल से सामान लेते हैं ना, सीधा सीधा बात है, क्योंकि हम लोग को लंबा क्वांटिटी लेना है, एक दो क्वांटिटी लेना है जाके दुकान से लेके आओ, और बहुत बल्क में लेना है तो होलसेल मार्केट में जाओ। क्लियर है? द होलसेल मार्केट इज द मार्केट, इज द मार्केट वेयर द commodities commodities are bought and sold। अब बच्चे पूछेंगे कि भैया होलसेल मार्केट में क्या एक दो क्वांटिटी ले सकते हैं? जाके पूछ के आना, चप्पल खोल के मारने लगेगा वो लोग। होलसेल मार्केट में सिर्फ बल्क में डीलिंग होता है, बल्क में तुमको खरीदना है तो बोलो, वरना एक दो क्वांटिटी में वो लोग डील नहीं करता है। क्लियर है? चलो, बॉट एंड सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटी, बल्क एंड लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, रिटेल मार्केट देखिए, रिटेल मार्केट क्या होता है, व्हेन द कमोडिटीज, सब कुछ लिखिए अपने कॉपी में, व्हेन द कमोडिटीज are sold, are sold in small quantity, are sold in small quantities, are called, are called रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केट। ठीक है, सब कुछ तो पढ़ लिए भैया, एरिया के हिसाब से पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ लिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से पढ़ लिए, रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ लिए, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से पढ़ लिए। अब एक लास्ट बाकी है कि कंपटीशन के हिसाब से कौन सा मार्केट होता है भैया, कंपटीशन के हिसाब से कौन सा मार्केट होता है, तो आओ पढ़ाते हैं इसको भी। देखिए, इसके लिए अलग से चार्ट बनाइए, कंपटीशन। देखिए कंपटीशन, कंपटीशन के हिसाब से हम लोग यहां पे दो मार्केट्स को देख पाते हैं, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। एक होता है परफेक्ट कम, एक होता है इम्परफेक्ट। लिखिए पहले, तो परफेक्ट में क्या क्या आता है, परफेक्ट में परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट आता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आता है। देखिए परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। ठीक है, तो परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, और इम्परफेक्ट में क्या आता है फिर, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, क्या आता है, ओलिगोपोली। तो ये आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में इसको पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाइप्स लिखवा दिया। कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट दो टाइप का होता है, परफेक्ट इम्परफेक्ट। परफेक्ट में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली आता है, इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली आता है। क्लियर है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बेवकूफ। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू। आज हम लोग रेवेन्यू भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट का, बस 10 मिनट दोस्तों, बस 10 मिनट दे दो, रेवेन्यू खत्म, रेवेन्यू भी खत्म करवा लेते हैं। क्या करोगे इतना सारा सिलेबस पेंडिंग रख के, चलो रेवेन्यू खत्म करते हैं। आओ टॉपिक दो, रेवेन्यू। आइए अब हम लोग शुरू करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू 10 मिनट का टॉपिक है, फटाफट से कर लेंगे, घबराओ मत उतना। ठीक है, सबसे पहले बताओ कि रेवेन्यू क्या होता है। सेल करते हैं ना, सेल करके जो भी इनकम जनरेट होगा,
जो भी इनकम जनरेट होगा सेल करके उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी। क्लियर? सेल करो, इनकम जनरेट करो, रेवेन्यू बोल दो उसको। ठीक है, क्लियर है? चलो, सिंप्लीफाइड वर्ड में याद करने का, ऐसे करके लिखोगे, रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी। ठीक है, नीचे में लिख दीजिएगा, रेवेन्यू के टाइप सब लिखेंगे, बहुत सारे टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं, टीआर, एआर, एमआर। ठीक है, लिखेंगे। लिखिए सबसे पहले, देयर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। टाइप्स नहीं बोल सकते, कंसेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, मैं गलत वर्ड यूज कर दिया, थ्री कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट अब पढ़ेंगे टीआर के बारे में। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू मतलब कितना पूरा आपने टोटल कमाया उसको बोलूंगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे टीआर। तो लिखिए, टीआर रेफर्स टीआर रेफर्स टू द टोटल अमाउंट, टू द total amount. TR refers to the total amount of income earned from sale of a level of quantity at a particular price, at a particular price। ठीक है, तो टीआर मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। तो टीआर रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ ए लेवल ऑफ क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस। लाइक एक पर्टिकुलर प्राइस में तुमने कितना पूरा टोटल क्वांटिटी बेचा उसको मैं बोलूंगा टीआर। बेच के कितना कमाया, है ना? चलो, बेचा नहीं, बेच के कितना कमाया। तो हमेशा याद रखना एक बात कि टीआर इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीआर। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद सेकंड में लिखो एआर, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को क्या हम लोग बोल सकते हैं, एआर। ठीक है, इस तरह से पहले एग्जामिनेशन में ना ऐसे लिख लेना, एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट में लिख देना एआर, उसके बाद एआर तुम कितना बार भी यूज कर सकते हो, ये पता ही होगा, इकोनॉमिक्स का रूल है ये। ठीक है, तो ऐसे करके लिखो, एआर इज द रेवेन्यू अर्नड बाय पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, अर्नड बाय per unit of quantity sold, per unit of quantity sold। 100 पेन बेच के तुमने 1000 रुपए कमाए, तो एक पेन बेच के कितना कितना कमाया, 1000/100 है कि नहीं? 100 पेन बेच के तुमने 1000 रुपए कमाए, तो एक पेन बेच के तुमने कितना कमाया, 1000/100 ना। तो वही उसी को बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, एक यूनिट को सेल करके मुझे कितना मिला मुनाफा, एक यूनिट को सेल करके मुझे कितना इनकम जनरेट हुआ, उसको मैं बोलूंगा एवरेज रेवेन्यू। सिंपल सा बात है, क्या बोलूंगा, एवरेज रेवेन्यू। चलो, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टीआर बाई क्यू, याद रखिएगा, एआर इक्वल्स टू टीआर बाई क्यू। अच्छा, तो टोटल रेवेन्यू का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? बिल्कुल, इसको एलाबरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको एलाबरेट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू का तो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं, टीआर बाई क्यू।
लेकिन टीआर बाई क्यू को भी थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। तो टीआर का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जैसे कि लिखवाए थे आपको, और नीचे भी क्वांटिटी है तो ऊपर ऊपर क्वांटिटी कट गया तो ए आर इक्वल्स टू प्राइस, ए आर इक्वल्स टू प्राइस निकल गया ना। सो ए आर को आप टी आर बाई क्यू भी बोल सकते हो और प्राइस भी बोल सकते हो, इक्विवेलेंट ही है दोनों, दोनों इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। चलिए आगे, तो ए आर इज सेम एज द प्राइस, नीचे में लिख दीजिए हेंस ए आर इज सेम एज द प्राइस, हेंस ए आर इज सेम एज प्राइस, ठीक है। अब एमआर करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू को एम आर बोलते हैं। मतलब कि एक यूनिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस सेल करने के बाद मुझे कितना फर्क दिखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम आर, ठीक है। तो आइए उसको लिखते हैं पहले, एम आर इज द चेंज, एम आर इज द चेंज इन टी आर ड्यू टू सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट, सेल ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, एमआर। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो एमआर को आप लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू, चेंज इन टीआर बाय चेंज इन क्यू। लो हो गया रेवेन्यू कंप्लीट, इंट्रो दे दिए, टीआर, एआर, एमआर, और जो भी रिमेनिंग सब है सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर शायद से अब और एक क्लास बस लगेगा और हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे, उसको भी सिर्फ एक क्लास लगेगा, बहुत ज्यादा इजी है, पानी की तरह इजी है। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स सिलेबस कंप्लीट, और 25 और 26 जनवरी को हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कोर्स का रिवीजन करेंगे, मैराथन करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग रेडी रहना, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही देखते रहो वीडियो और ऐसे ही जोश के साथ पढ़ते रहो, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं। थैंक यू।